तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि अगला टॉपिक हमारा सरोद पर होगा और हम सरोद पढ़ने वाले हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, उनको आप नोट करते जाएंगे। तो चलिए सरोद पर बात करते हैं। सरोद एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है गीत या राग। विदेशी शब्दावली इस वाद्य यंत्र पर विदेशी प्रभाव को प्रकट करती है। सरोद वाद्य की अफ़गानिस्तान के एक वाद्य रबाब के साथ बहुत समानता है। यह वाद्य भारत के उत्तरी भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। डॉक्टर कासलीवाल के अनुसार सरोद सेनिया रबाब, अफ़गानी रबाब और सुर सिंगार के संयोजन का एक परिणाम है। अफ़गानी और भारतीय संगीत के लक्षणों के मिश्रण ने इस वाद्य को उसके वर्तमान स्वरूप में विकसित किया है। इसके अलावा भारतीय संगीत के दिग्गजों द्वारा बार बार संशोधन ने इसे एक उत्कृष्ट संरचनात्मक नमूने में विकसित किया है, जिससे इसके माधुर्य में निरंतर सुधार आता गया। सरोद बिना पर्दे का एक तंत्री वाद्य है और इसे सागवन या तुन की लकड़ी के एक खंड से बनाया जाता है। ये नोट्स करने वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं, आप लोग इनको नोट्स करिए। ये अंडरलाइन कर देते हैं इनको। हाँ, तो कहाँ थे हम? सरोद बिना पर्दे का एक तंत्री वाद्य है और इसे सागवन या तुन की लकड़ी के एक खंड से बनाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 फुट होती है। सरोद में 3 अलग अलग खंड होते हैं। पहला ऊपरी खंड है जहां तार को बांधने के लिए खुटियां लगी होती है। यह हिस्सा ठोस होता है। होती है। ऊपर की ओर बढ़ने पर यह वाद्य यंत्र पतला होता जाता है। दूसरा मध्य खंड है जो स्टील की प्लेट से ढका होता है। यह वह भाग है जिस पर तारों को उस धातु की प्लेट में दबाते हुए बायां हाथ चलाया जाता है। सरोद का तीसरा खंड खोखला होता है जिसे तुम्बी कहते हैं। ये नोट्स करिएगा आप, इनको हम अंडरलाइन करते हैं। सरोद का तीसरा खंड खोखला होता है जिसे तुम्बी कहते हैं। ठीक, यह आकार में गोल तथा बकरे की त्वचा की झिल्ली से ढका हुआ होता है। इस बकरे की खाल वाले भाग में मध्य ही घोड़ी या ब्रिज लगी होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिए हैं। अगर आपको नोट करने हैं तो ज़रूर करिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आ सकता है। सरोद में 8 मुख्य तार होते हैं। ये भी देखिए, सरोद में 8 मुख्य तार होते हैं जो ब्रिज के ऊपर से होते हुए वाद्य यंत्र के दूसरे छोर पर लगी खूंटियों में बंधे होते हैं। ब्रिज में एक छिद्रित भाग होता है। ये देखिए, हम आपको सरोद का एक तस्वीर दिखाते हैं। ठीक है, ठीक, अब आगे चलते हैं। जिसके माध्यम से 11 से 15 तार पिरोए जाते हैं जो सरोद के मध्य भाग के ओर लगी खूंटियों से जुड़े होते हैं। यही जो ये, एक मिनट, ऐसे नहीं समझिएगा। यहाँ जो ये सब जो तारे हैं ये मध्य भाग बोलते हैं इनको। ठीक है, 11 से 15 तार पिरोए गए हैं इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। इस वाद्य को बजाने के लिए एक हाथ की तर्जनी और मध्य अंगुलियों से स्टील की प्लेट को ढकते हुए अलग अलग तारों को दबाकर बजाया जाता है। दूसरे हाथ से एक त्रिकोणीय आकार के जवा नामक टुकड़े से तारों को छेड़ा जाता है। जवा नारियल के बाहरी ठोस भाग खोल से बना हुआ एक टुकड़ा होता है। इस वाद्य की बनावट में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि कलाकार अपने वादन और सुविधा के अनुसार सरोद बनवाते हैं। भारत में
उत्कृष्ट सरोद वादक हुए हैं, जिन्हें उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में नवाबों और महाराजाओं से संरक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट्स करिए। सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनमें नियामतुल्ला करामतुल्ला खां कोलकाता के नाम उल्लेखनीय है। ये दोनों नाम जो है सरोद बजाने के लिए बहुत ही प्रचलित है। असदुल्ला खां कोलकाता, गुलाम अली, हाफिज़ अली खां, बाबा अलाउद्दीन खां आदि ने अपने बलबूते पर सरोद वादन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। एकदम ये नोट्स करने वाले हैं जितने भी नाम हैं। ये उस्ताद अमजद अली खां का नाम आपने सुना होगा, ये सरोद वादक ही हैं और इस पर कई प्रश्न बीपीएससी हो, एस्टेट हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, हर एक क्षेत्र में ये बार बार प्रश्न आते हैं। इसलिए इन उस्ताद अमजद अली के नाम को छोड़कर ये जितने नाम हैं आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आदि सरोद के उत्कृष्ट कलाकार हैं स्वर्गीय अलाउद्दीन खां, स्वर्गीय हाफिज़ अली खां, उस्ताद अली अकबर खां, स्वर्गीय राधिका मोहन मोइत्रा और स्वर्गीय शरण रानी बाकलीवाल ने सरोद वादन की कला को नई ऊंचाइयां दी है। ये सारे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। बहुत ही प्रचलित नाम है ये और कई सारे प्रश्न बने हुए हैं बिहार स्टेट में, बीपीएससी में, एनबीएस में, केबीएस में, जहाँ कहीं भी म्यूज़िक के क्षेत्र में टीचर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, ये नाम आपको ज़रूर दिखाई देते हैं, तो इसको ज़रूर नोट्स करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सरोद लगता है कि यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम वायलिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा वायलिन पर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले चैप्टर में।